हेलो दोस्तों, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रामा का एपिसोड नंबर 1। और ड्रामा का नाम है द इटर्नल लव ऑफ ड्रीम। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में एक कहानी बताई जाती है जहां बताया जाता है कि प्राचीन समय में जब भगवान और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध को रोकने के लिए डोंग हुआ ने अपने अंडर में काम कर रहे 72 जनरलों के साथ, जिनके साथ मेंग हाओ भी शामिल थे, उनके साथ मिलकर लड़ाई को रोकने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई रोकने में सफल हुए थे, जिससे पूरी दुनिया में शांति आ गई थी। बाद में डोंग हुआ को सिंहासन पर चढ़ा दिया गया था और वो पूरे 6 दुनिया के बीच जीवन और मृत्यु का प्रभार लेते हुए 3 स्थानों के सम्राट बन गए थे। सैकड़ों सालों बाद जब दानव राजा मिया लुओ साथ आए और उन्होंने डोंग हुआ को एकमात्र शासन पाया, जिससे डोंग हुआ को लड़ने की चुनौती दे दी। मिया लुओ की गलती ये थी कि उन्होंने चुनौती देने के समय ये भी नहीं सोचा था कि इनकी इस लड़ाई के दौरान दुनिया को कितना कष्ट हो सकता है। आगे की सीन में हमें डोंग हुआ और डेविल मेंग हाओ के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। इस लड़ाई में हम देखते हैं कि जो डोंग हुआ होते हैं वो अपनी तलवार मेंग हाओ के सीने में गोप देते हैं, जिसके बाद से मेंग हाओ कहता है कि याद रखना, आप चाहे कितने भी वक्त ऊंचे पद पर क्यों ना हो, आपकी तलवार कितनी भी ज़्यादा धारदार क्यों ना हो, पर मैं डेमन किंग हूँ और आप मुझे मार नहीं सकते। और आप क्या तभी हम देखते हैं कि जो डोंग हुआ होते हैं वो अपने जीवन की जितनी भी तपस्या किए होते हैं, वो अपने सारे जीवन की तपस्या का उपयोग करते हैं मेंग हाओ को कैद करने के लिए, जिस पे मेंग हाओ कहता है कि याद रखना, तुम अपने जीवन की सारी तपस्या मुझ पे खर्च कर रहे हो, तुम मुझे कैद करने के लिए, तो फिर याद रखना, जिस दिन मैं ये मुहर तोड़ के बाहर आऊँगा ना, उस दिन तुम्हारा जीवन जीते जी नर्क मना दूंगा। जो मेंग हाओ होते हैं वो जोर जोर कर हंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि सीन यहाँ पे कट होता है, मतलब जो मेंग हाओ होते हैं वो कैद हो जाते हैं और सीन 30,000 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम मिलते हैं एक प्यारी सी चुलबुली और नटखट राजकुमारी से, जिसका नाम है फेंग जियो। और अभी और इसी वक्त से हम इन्हें मिस फेंग के नाम से जानेंगे। और जो मिस फेंग होती है ना, वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी आगे नहीं होती है। हम देखते हैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो एक पेंटिंग बना रही होती हैं, जिस पेंटिंग को देखकर उनके जो टीचर होते हैं ना, वो उनको डांटते हैं कि राजकुमारी, क्या आप यही सब करने यहाँ पे आई हैं, आपको पढ़ाई करना चाहिए। हमारी जो मिस फेंग है वो यहाँ से अपनी छोटी मोटी चुलबुली बातों से अपने टीचर को मुहाने की कोशिश करती है, मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके क्लास के जितने क्लासमेट होते हैं, मतलब इनके साथ वाले बच्चे होते हैं ना, वो सब इनको देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं इनके ऊपर कि फिर से ये हमेशा से डांट सुनती है। यहाँ पे हमारी मिस फेंग के जो टीचर होते हैं वो उन्हें सचा देते हैं कि ठीक है, आज के क्लास के लिए आपको 10 बार बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल के बारे में लिखना होगा। और इनके मास्टर बताते हैं कि जो डोंग हुआ है ना, वो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल के बहुत अच्छे विख्याता है। आगे यहाँ पे सबकी क्लास खत्म होती है और आगे की सीन में हमें मिस्टर डोंग हुआ को दिखाया जाता है, जो कि आराम से बैठे बैठे एक सुंदर से और साफ से तालाब में बैठे बैठे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़े से इंसान आते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर डोंग हुआ, आप क्या पागल हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतने साफ पानी में मछलियाँ नहीं होती, और वैसे भी आपने इस लकड़ी पे कोई हुक तो लगाया नहीं है, तो मछली कैसे फंसेगी। उसके बाद से चेहरा दूसरी तरफ पंखा डुलाते हुए कहते हैं, वियर्ड ओल्ड मैन। इस पे आता है डोंग हुआ को गुस्सा और वो अपने जादू से निकालते हैं एक पानी में से मछली, जो कि पानी के साथ ही ऊपर आई होती है, और फिर झटके से उसे नीचे छोड़ देते हैं, जिससे कि उसका पानी उस बूढ़े से मनुष्य के चेहरे पे पड़ जाता है। फिर डोंग हुआ कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसी वजह से चैंग भी शायद तुम्हें इग्नोर करती है। आगे हमें मिस फेंग को दिखाया जाता है और उनके दोस्तों को, जहाँ पे ये सभी लोग अलग अलग बात कर रहे होते हैं, मतलब किसी जगह पे ले जाने के लिए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मिस फेंग, क्या आप हमारे साथ डेविल किंग के राज्य में ले चलेंगी, वहाँ पे और सारे साहसिक कार्य करने के लिए। कुछ लोग कहीं और जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और मिस फेंग को सिस्टर कहता है, जिसका नाम होता है जिंग वेई। मिस फेंग पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है, मेरे मास्टर जो है ना, वो गॉड जेंगियान से मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा है आपको बुलाने को कि आप जाएं और आड़ू के फूल खिलने की सराहना करें। मिस फेंग जो होती हैं वो कहती हैं कि आड़ू का फूल जो खिलता है उसकी सराहना वे खुद करते हैं और दिन भर शराब पीते हैं। वे अचानक से अपने पास मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, वे ज़रूर मुझे बहलाना चाहते हैं। मेरे मौसी और चाचा प्यार में व्यस्त होंगे, इसीलिए वो मेरे चाचा और उनकी फोनिक्स को मुझे अनुशासित करने के लिए कहते हैं। मैं खुद अनुशासित होने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगी।
अब तुम उनसे जाके बता दो कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं अपनी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जो जिंग वेई होता है यहाँ पे मिस फैंग को रोक लेता है और कहता है आप जा नहीं सकती क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा है कि मैं आपको जरूर से ही वहाँ पे लेकर जाऊँगा। मिस फैंग कहती हैं कि तुम भूलना मत, तुम मेरे अंकल की एक सवारी हो और मैं यहाँ पे क्योंकि राजकुमारी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। और अपने दोस्तों से कहती हैं पकड़ो इसे। उसके सारे दोस्त पकड़ लेते हैं और वो वहाँ पे 9 पूंछों वाली लोमड़ी बन के भाग जाती हैं। आगे हमें मिस फैंग के चाचा जी दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनसे मिलने के लिए उनके एक दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि मिस फैंग की बात करें तो उनको आमंत्रित करना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कठिन है। फिर वो देखते हैं वहाँ पे एक हेयर क्लिप और उनसे पूछते हैं यह किसके लिए इतना अच्छा बना है। जियो की बात करें तो वो 4 और 8 रेगिस्तानों में एकमात्र 9 पूंछों वाली लोमड़ी है और हमारे परिवार की एकमात्र पोती है। वह मछली पकड़ सकती है और पक्षियों को मार सकती है और अक्सर परेशानी का कारण भी बनती है। फिर उसको अंकल कहते हैं लेकिन वह केवल कारण बनती है और इसे हल करने के बारे में कभी नहीं सोचती। जब वह अत्यधिक गुस्साई हो जाती है तो वह सी मिंग का मजाक बनाने की भी हिम्मत करती है। उसे लाइन में रखने के लिए अक्सर संयम पट्टा का इस्तेमाल होना चाहिए। अंकल के दोस्त होते हैं वो बताते हैं वो सबसे अधिक खुशमिजाज और बड़े दिल वाली है, लेकिन वह जिस पुरुष को पसंद करती है वह सबसे अनुशासित और संयमित है। वो वास्तव में उस बूढ़े और बर्फीले ठंडे सम्राट डोंग हुआ को पसंद करती है। मिस फैंग के अंकल कहते हैं कि जब युवा अज्ञानी कोई भी इंसान होता है नायक बनने के लिए ना उसे गिरना पड़ता है। जब वह बड़ी होगी तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बिना किसी जवाब के प्यार की तलाश का दर्द जानने के बाद वह स्वाभाविक रूप से हार मान लेगी। तभी आगे हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि लोमड़ी के रूप में वहाँ से भाग रही होती हैं और भागते भागते एक अजीब सी जगह पे चली जाती है और वहाँ पे गिरने से उन्हें चोट लग जाती है। उसके बाद से कहते हैं इन सब चीज़ों के लिए ना वह ही जिम्मेदार है क्योंकि अगर वो मेरा पीछा नहीं करता तो मैं इस अजीब सी जगह पे नहीं आती। ये कौन सी जगह है? क्या ये माउंटेन किंग है? इसकी हवाएं कितनी अजीब है, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 सैनिक आते हैं और वो कहते हैं कि कोई तो है जो फॉरबिडन वैली का दरवाजा तोड़ दिया है, चलो ढूंढते हैं। और वो दोनों लोग वहाँ पे आसपास ढूंढने लगते हैं। हमारी मिस फैंग होती है वहाँ पे छिप रही होती हैं। आगे हमें एक कबीले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, मारपीट, कि हमारा कबीला यहाँ पीढ़ियों से रह रहा है। तो एक कहता है बकवास, तो हम कहते हैं हम आपको इसे कैसे दे सकते हैं। तभी वहाँ पे जुआन डेविल लॉर्ड आते हैं और वो कहते हैं तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। और फिर वहाँ पे जो जियाओ यान डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं तुमने पता है तुम कितने लेट हो, तुमने बहुत देर कर दी, हमने कितना इंतजार किया। जुआन डेविल लॉर्ड कहते हैं माफ कीजिएगा, मैं फर और पंख खोज रहा था इसलिए मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। फिर वो पूछते हैं ची डेमन ये दोनों कौन है? ची डेमन बताते हैं कि ये दोनों चिसुई कबीला और किंगसुई कबीले के लोग हैं। ये 2 नदियों के बीच एक घाटी के लिए गहन लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों ने काफ़ी नुकसान सहा है। जियाओ यान डेविल लॉर्ड कहते हैं आखिरकार जब से मियाओ लुफो को हराया गया है हमें पीढ़ियों से धमकाया और दबाया गया है। हमारी ज़मीनें पहले से कई ज़्यादा खराब हो गई हैं और ख़तरनाक और बंजर भूमि के साथ हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? जुआन डेविल लॉर्ड बोलते हैं जबकि हम बुरी तरीके से आहत हैं और दानव राजा मिया लुफो विसील कर दिया गया है। अब देवता चरण अपने चरम सीमा पे हैं तो हम इसमें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दूसरे को मारने के बजाय बेहतर होगा कि हम देवताओं से मौत के लिए लड़ें। ची डेमन कहते हैं कि हमारे जो मियाओ लुफो जो दानव हैं वो खून के प्यासे हैं, तो बिना किसी डर के बहुत से लोगों का खून बहा दो, खूनों की नदियाँ बहा दो। सभी लोग इस बात पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि हम देवताओं से लड़ाई करेंगे, पर यहाँ पे जो जुआन डेमन जो होते हैं वो बताते हैं कि मैं डर रहा हूँ कि अगर हम लोग इतना ज़्यादा उतावलापन दिखाएंगे तो हमारे लिए ही बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाए। फिर जो जियाओ यान डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि डर किस बात का डर, हमें लड़ना होगा और हमें अपना दुनिया दोबारा से बसाना होगा। हम डोंग हुआ से जरूर लड़ेंगे, कायरो की तरफ मरने से बेहतर है हम उनसे लड़ाई करें। जुआन डेविल लॉर्ड कहते हैं कि हमें सबकी बातें ना सुन के हमें ची डेमन की बात सुनना चाहिए क्योंकि अब वही हमारे राजा हैं। आगे की सीन में हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है जिनको दोनों सैनिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो सबसे छिप रही होती है और फिर एक अपना छोटा सा पूंछ दिखाती है जिसको देखने के लिए सैनिक वहाँ पे आता है और उसे मार के बेहोश कर देती है। आगे वो बढ़ते जाती है तभी हम देखते हैं कि मियाओ लुफो जिस सील में बंद होता है वहीं पे जाके मियाओ लुफो की सील से टकरा जाती हैं और दूर जाके गिर जाती हैं। ये बात डोंग हुआ को अपने महल में ही बैठे बैठे सारी चीज़ें पता चल जाती है। वो उस बूढ़े अंकल के साथ बैठे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं और बूढ़े अंकल डोंग हुआ कहते रह जाते हैं। फिर हम इस फैंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या स्ट्रेंज जगह है, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तभी उन्हें कोई चीज़ जो होता है जो दौड़ाने लगता है और मिस फैंग वहाँ से भागने लगती हैं।
आगे हमें मियाओ लुफो वाले राजा दिखते हैं, जो कि कहते हैं डोंग हुआ, सब कुछ सच होने वाला है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब जो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क कर दूंगा पूरी तरीके से। आगे हम डोंग हुआ को देखते हैं, वो एक कमरे में जाते हैं और एक मोहर को ध्यान से देखते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है, जिनको एक शेर बहुत देर से उनका पीछा कर रहा होता है और वो अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। को देखते हैं जो कि डेविल लॉर्ड के पास जाता है, ची डेविल लॉर्ड के पास, और उनसे कहता है कि महाराज कोई तो है जिसने फॉरबिडन लैंड को तोड़ दिया है। आगे हम देखते हैं मिस फैंग को, जो कि उस शेर से अपना जान बचा के भाग रही होती है। तभी अचानक से उनका पैर एक लकड़ी में फंस जाता है। उन्हें शेर खाने ही जा रहा होता है, मतलब काटने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे डोंग हुआ आते हैं और मिस फैंग को बचा लेते हैं। मिस फैंग खुद की जान बचाने वाले को देखती हैं, जिसका सफ़ेद बाल और पर्पल ड्रेस होता है, तो वो पहचान जाती है। वो कहती है ये तो डोंग हुआ है। तभी वहाँ पे डेमन लॉर्ड ची आ जाते हैं, जिनको देखकर मिस फैंग वहाँ पे छिप जाती हैं। डेमन लॉर्ड ची कहते हैं कि मिस्टर डोंग हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या आपको पता नहीं कि ये डेमन की प्लेस है? आपने यहाँ का फॉरबिडन लैंड तोड़ दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मिस्टर डोंग हुआ कहते हैं यहाँ पे कुछ तो वियर्ड था, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने आया था। तो मिस्टर ची डेमन जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं कि ये हम राक्षसों यानी डेमन का जगह है, तो आपको यहाँ पे आना मना है। तो इस पर मिस्टर डोंग हुआ कहते हैं कि अगर आपको बुरा लगा तो मेरे आने पे, तो आप बुरा मत मानिए। आप एक काम कीजिएगा, ताई चैंग से इस मेरे आने का कंपनसेशन जो भी बनता होगा ले लीजिएगा, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिस फैंग वहाँ पे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही होती हैं। मिस फैंग को डेमन की बातें अच्छी नहीं लगती और वो कहती है डेमन तो सच में बहुत ही काले होते हैं, कितने घटिया हैं ये लोग। इनका डेमन जो था वो मेरी जान लेने वाला था। और फिर वहाँ से आ रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उनके अंकल के सवारी होते हैं जिंग वही, वो उन्हें टांग के ले जा रहे होते हैं। तो मिस फैंग कहती हैं कि मुझे नीचे उतारो, महाराज ने मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिंग वही कहते हैं कि अगर आप उनके सामने गई तो हमारा इस्तेमाल करेंगे किंग क्यू को धमकाने के लिए। मिस फैंग कहती हैं लेकिन वो मेरे लिए राक्षसों से भिड़ गया था। तो मिस्टर जिंग वही कहती हैं कि आप अगर सामने जाएंगी ना तो केवल परेशानी ही खड़ी होगी, और मिस फैंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर आगे हम राक्षसों को देखते हैं, जो कि डोंग हुआ से कह रहे होते हैं कि डोंग हुआ, क्या आपको याद नहीं कि लंबे समय पहले हम सब ने वादा किया था कि आप हमारे राज्य पे हमला नहीं करेंगे और हम आपके राज्य पे हमला नहीं करेंगे, और आज आपने हमारे वैली पर हमला कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे? डोंग हुआ कहते हैं एक्सप्लेन? कैसा एक्सप्लेन? तभी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आते हैं और एक सैनिक बताता है कि महाराज जिसने फॉरबिडन वैली को नष्ट किया है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत था, मतलब कि एक औरत थी। तभी जो डेविल लॉर्ड ची होते हैं वो कहते हैं कि डोंग हुआ आप उस औरत को हमारे हवाले कर दो, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। डोंग हुआ कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा। तो इस पर जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपको सच में लगता है कि हम आपसे डर गए हैं? आपने अगर उस औरत को हमारे हवाले नहीं किया तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम स्काई वैली को बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। फिर सारे डेमन एक साथ मिलकर डोंग हुआ पर हमला करने को बोलते हैं। जैसे वो हमला करने जाते हैं वहीं पे वो बुढ़ऊ अंकल आते हैं और कहते हैं रुक जाइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इस पे जो डेवन लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या बुरा कर रहे हैं, बुरा तो इन्होंने किया, अगर ये हमारे हवाले उस औरत को कर दे तो हम इन्हें यहाँ से जाने देंगे। बुढ़ऊ अंकल बोलते हैं डोंग हुआ क्या ये सब जो कुछ भी हो रहा है एक औरत की वजह से हो रहा है? डोंग हुआ कहते हैं मैंने किसी औरत को नहीं देखा है। आगे बुढ़ऊ अंकल उन लोगों को समझाते हैं कि जो डोंग हुआ है उन्होंने मियाओ लुफो को व्यक्तिगत रूप से नीचे रखा और राक्षस राजा को सील करने के लिए अपनी पूरी जीवन की तपस्या का इस्तेमाल किया, जिसे 4 समुद्रों और 8 रेगिस्तानों में किसी को भी दंडित करने का अधिकार है। क्या राक्षसों को इससे लाभ नहीं हुआ? तो यान जो होते हैं वो समझाते हैं कि ये एक डेमन लैंड है, यहाँ हजारों वर्षों से इन्होंने बहुत सारे डेमन का हत्या भी किया, तो वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, पर यहाँ पे आने का ज़रूरत नहीं था। तभी हम देखते हैं उनके जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो समझाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, फिर हम आपको वॉलंटियर देने के लिए तैयार हैं। बुढ़ऊ अंकल डोंग हुआ से कहते हैं कि एक काम करो, इनसे वादा कर दो तुम कोई भी एक चीज़ इनके लिए करने के लिए तैयार हो, चिंता मत करो, बस हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पागल बना रहे हैं। डोंग हुआ कहते हैं ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप किसी की हत्या नहीं करते हैं, नैतिकता और न्याय के साथ रहते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते हैं, तब तक मैं आपके लिए काम जरूर करूँगा।
आगे हम मिस फैंग को देखते हैं, जहाँ पे जिंगवेई लाके मिस फैंग को नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से मिस फैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे डांट लगा रही होती है। तभी वहाँ पे उनके अंकल आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी वहाँ पे जिंगवेई आता है, हाथ जोड़ के वहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है माफ़ कीजिए, मैं मिस फैंग का ख्याल रखने में असमर्थ रहा और उन्हें डेंजर में पड़ने दिया। अच्छा हुआ कि जो हमारे डोंगुआ हैं उन्होंने इनकी जान बचा ली है। तो यहाँ पे जो मिस फैंग होती हैं ना, वो कहती हैं डोंगुआ इतने हैंडसम थे। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस फैंग एंशिएंट की बहुत सारी किताबें पढ़ रही होती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं ये किताबें कितनी बोरिंग है, और फिर ध्यान की नवी अवस्था के बारे में पढ़ती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कहती है इसका मतलब क्या हुआ। तो वो जाती हैं अपने अंकल के पास और जाकर अपने अंकल से कहती हैं कि अंकल, आज मैं स्कूल में कुछ पढ़ रही थी तो उस बात को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो उसके अंकल किताब लेते हैं, तो किताब में देखते हैं ध्यान की नवी अवस्था की दृष्टि से एक बिंदु की अवस्था में पहुँचना। उनके अंकल बताते हैं कि वह भगवान या दानव बनना एक चकाचौंध करने वाला चमक पर निर्भर करता है। ध्यान के 9वें चरण के अभ्यास के 9वें चरण में जब भी कोई स्टेज पे जाता है ना, तो वो निरंतर 9 चरणों को संदर्भित करता है, जैसे कि आंतरिक स्थिरीकरण, निरंतर स्थिरीकरण, निवास शांति, पूर्ण शांति। जब ये एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, वहाँ इन्हें समाधि में प्रवेश करना होता है। अगर कोई एक बिंदु की स्थिति में पहुंच जाए तो उसका हृदय स्थिर हो जाता है और सभी प्रकार के अशांति से मुक्त हो जाता है, और फिर दानव या देवता होने में कोई अंतर नहीं रहता। वह पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर है। वो जो चाहे वो बन सकता है। यदि वह समाधि में प्रवेश करने की स्थिति पर पहुंचता है तो वह एक नई दुनिया की खोज करता है। और पता है, दुनिया में केवल सुखवाती के बुद्ध ही ऐसे प्राणी हैं जो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद वह सभी जीवित प्राणी बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुद्ध सभी जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारी जो मिस फैंग है वो बोलती है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी वस्तु वास्तव में रहस्यमयी है। जब मैं वापस जाऊंगी तो इस पर विचार जरूर करूंगी। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ। फिर उनके अंकल उनसे कहते हैं रुको, ये हेयर पिन ना मैंने बनाई है, एक काम करना, इसे अपने पिता को दे देना। फिर जो हमारी मिस फैंग होती हैं वो हेयर पिन लेती हैं और थैंक यू अंकल बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। आगे हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि रात के समय सोई रहती हैं और सोच रही होती हैं कि सम्राट डोंगहुआ न तो देवता हैं और न ही राक्षस, इसलिए उन्होंने सिर्फ देवताओं का चुनाव किया। फिर उन्होंने ऐसा चुनाव क्यों किया? देव और दानव अपने जातियों को छोड़कर इतने भिन्न नहीं लगते। इसके अलावा राक्षसों के बीच बहुत सी सुंदरियां भी हैं। इतना सोचते हुए सीन यहाँ से कट होता है और सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन में। आगे हम मिस फैंग को देखते हैं, जो कि गॉड जैंगयान के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि गॉड जैंगयान, मुझे एंशिएंट गॉड के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे टीचर ने एक टास्क दिया था एंशिएंट गॉड के बारे में जानने के लिए, और मैं उन्हें लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ और मुझे अपनी कॉपी जो है सबमिट करनी है। तो आप मुझे एंशिएंट गॉड के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी है। अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको ये हेयर पिन दे दूंगी, जो कि मेरे अंकल ने बनाया मेरे लिए। गॉड जैंगयांग आते हैं, उनसे हेयर पिन ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है, बताओ क्या टास्क है। तो हमारी में जो मिस फैंग है वो बताती हैं कि गॉड जैंगयांग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डोंगहुआ ने भगवान का चुनाव क्यों किया। गॉड जैंगयांग बताते हैं कि शुरू से ही ऐतिहासिक अभिलेखों की माने तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे आया करती थी, पर सिर्फ एक स्वर्ग ही ऐसी जगह थी जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। इसका कारण ये था कि स्वर्ग में जो भी लोग रहते थे वो 5 उपदेशों का पालन किया करते थे। कोई हत्या नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, अपशब्द नहीं बोलते थे, यौन दुराचार नहीं करते थे और कभी शराब नहीं पीते थे। ये लोग कभी भी बुरे काम नहीं करते थे, हमेशा अच्छे काम करते थे और लोगों की सेवा करते थे। इन सब बातों के लेकर डोंगहुआ जो है इतने ज़्यादा इन सभी बातों से अटैच्ड हो गए कि उन्होंने गॉड बनना ही चुना था। गॉड जैंगयांग बताते हैं कि तुम्हें पता है डोंगहुआ ना भले ही इमोशनल लेस हैं, पर वो औरतों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, वो बताते हैं कि एक लेडी थी जिनका दिन डोंगहुआ पे आ गया था और वो क्या करी, वो डोंगहुआ के बेड पे ही जाके लेट गई कि
कुछ समय के लिए ही सही पर डोंगहुआ के बाहों में वक्त बिताने को मिलेगा। और डोंगहुआ ने क्या किया, उन्हें गोद में उठा के बाहर ले जाके फेंक दिया। ये सारी बातें सुन के मिस फैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर जैंगयान होते हैं, गॉड जैंगयान, वो बताते हैं कि डोंगहुआ की यही एक स्टोरी फेमस नहीं है, पता है उसके पास से हर एक लड़की उनके बाहों में बस कुछ ही पलों के लिए ही जाना चाहती थी। और यहाँ तक ही बात नहीं रही, आगे क्या हुआ कि एक बार एक लड़का भी उनके बेड पे चला गया, लेकिन लड़कों के लिए अलग से होता था। लड़कों को वो गोद में उठा के नहीं फेंकते थे, बल्कि बिल्कुल ऐसे फेंक देते थे। हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खो जाती हैं कि डोंगहुआ के बाहों में कैसा लगता होगा। फिर जो मिस फैंग होती हैं वो गॉड जैंगयांग से पूछती हैं कि अच्छा ये बताइए डोंगहुआ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो इस पे गॉड जैंगयान होते हैं, वो कहते हैं उन्हें मैमल्स पसंद है। तो वो बोलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनके 9 पूंछ बाहर निकल जाती हैं खुशी के मारे, और वो कहती हैं मैं भी तो एक मैमल्स ही हूँ। और जैंगयान बताते हैं कि जो डोंगहुआ है वो ताइचेंग पैलेस में है। मिस फैंग जो होती हैं वो कहती हैं मैं ताइचेंग पैलेस में जाना चाहती हूँ। मिस्टर डोंगहुआ का किया गया, मतलब उन्होंने जो मेरी जान बचाई है उसके बदले में मैं भी उनका जान बचाना चाहती हूँ, मतलब उनकी हेल्प करनी चाहती हूँ। आगे हमें ताइचेंग पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर सेमिंग को। इसका काम है पृथ्वी लोक के लोगों का कर्मों का लेखा जोखा करना। को यहाँ पे पता चलता है कि डोंगहुआ को पहली नज़र में एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। ज़्यादा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये सारी खबरें पहुँचाने वाला लियोंग सॉन्ग है, जिसको कि कोई काम नहीं है, बस इधर की बातें उधर करने लगता है। और फिर ये समझ जाता है कि ये जो सारी बातें हैं कितनी सच्चाई है उसमें। आगे हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि गॉड जैंगयांग से रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे ताइचेंग पैलेस जाने दीजिए, क्योंकि मुझे अपने जान बचाने के बदले में उनका एहसान चुकाना है। पहले तो गॉड जैंगयांग नहीं मानते, लेकिन मिस फैंग के बार बार कहने पे गॉड जैंगयांग मान जाते हैं और उसके सर पर का जो बर्थ मार्क होता है ना उसे छुपा देते हैं। आगे मिस फैंग सिमिंग के पास जाती हैं और उससे जाके कहती हैं कि मुझे फेरी मैड कलेक्शन में शामिल होना है, तुम प्लीज़ मुझे वहाँ ले जाओ। सिमिंग पहले तो नहीं मानता, पर क्योंकि सिमिंग की पहचान गॉड जैंगयांग से बहुत ही अच्छी होती है और जो हमारी मिस फैंग होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करती हैं, जिसके बाद से सिमिंग मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, पर एक शर्त पे, तुम अपनी असली पहचान वहाँ किसी के सामने जाहिर नहीं होने दोगी। और मैं वहाँ पर ले तो जाऊँगा, लेकिन उसके आगे का काम तुम्हें ही संभालना होगा। हम देखते हैं कि मेड बनने का इंटरव्यू शुरू होता है। तब हम मिलते हैं एक नई कैरेक्टर झीही से। ये कज़न है डोंगहुआ की और ये मन ही मन डोंगहुआ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और ये नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी सुंदर लड़की इस पैलेस में एंटर हो। आगे हम देखते हैं कि जब झीही यहाँ पे मेड का सिलेक्शन कर रही होती है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लगा रही होती है और वो वही चीज़ मिस फैंग के गालों पे भी लगा देती है, जिससे वो थोड़ी सी बदसूरत दिखने लगती है। झीही एक एक करके सभी मेडों को देखने लगती है, सभी का सिलेक्शन कर रही होती है। तभी वहाँ पे खबर आती है कि डोंगहुआ पैलेस में आ चुके हैं और खुशी के मारे झीही वहाँ से चली जाती है और मेड सिलेक्शन यहीं पर रुक जाता है। मतलब इन जितनी भी बची हुई मेड्स होती हैं वो सब सेलेक्टेड हो जाती हैं और यहाँ पे मिस फैंग बच जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस फैंग अपना बिस्तर लगा रही होती है, तभी अपने नए दोस्त से जिसने कि उनके चेहरे पे मिट्टी लगा दिया था उनसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बताती है कि मैं जाओलू। मिस फैंग पूछती है अच्छा बताओ तुम्हें कैसे पता कि प्रिंसेस ऐसी हैं। तो मिस जाओलू बताती हैं कि क्योंकि मेरी बड़ी बहन इस पैलेस में 1 साल काम कर चुकी है, उसने ही मुझे बताया था। और सुनो, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम जितना हो सके राजकुमारी से दूर रहना। अगर तुम राजकुमारी के नज़रों में आ गई तो तुम ट्रबल में पड़ सकती हो। इन दोनों की बातें होती रहती हैं और यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हाँ, एक ख़ास बात, स्टोरी बनाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे गड़बड़ हो गई है। आगे से मैं इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखूँगी और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सेकंड एपिसोड में मैं पूरी तरीके से सावधानी बरतूँगी।